नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और चलिए अब आपको बताएंगे 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट। देश दुनिया के भीतर क्या हो रहा है, महज 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन को वापस लेने का ऐलान किया है। पाम ऑयल की कमी के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। अब जल्द ही महंगे खाने के तेल के दामों में कमी आ सकती है। दरअसल इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। 23 मई से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगाए बैन को हटा लिया जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस बात की घोषणा की है। इंडोनेशिया ने यह फैसला पाम ऑयल सेक्टर में काम करने वाले 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि इंडोनेशिया ने बैन के चलते पाम ऑयल के दाम 14,000 रुपए प्रति लीटर का टारगेट तय किया था। हालांकि कीमत यहां तक नहीं पहुंची है, बावजूद इसके बैन वापस लिया जा रहा है। दरअसल 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, जिसके चलते पाम ऑयल के दामों में तेजी से उछाल देखने को मिला था। इंडोनेशिया पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल, खास तौर पर पाम ऑयल और सोया तेल के सबसे बड़े आयातक देशों में शामिल है। इंडोनेशिया के इस फैसले से भारत को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। तो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने इसके फैसले को अब वापस ले लिया है, जिसके बाद पाम ऑयल के दाम में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी और ऐसे में सभी भारतवासियों के लिए ये राहत की खबर भी इसी के साथ जरूर है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को चौथे क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। चौथे क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान जाएंगे। इसी दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। उनकी जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के सदस्य हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के परस्पर हित और विश्व के मुद्दों पर विचार साझा करने का अच्छा अवसर होगा। बागची ने बताया कि अपने दौरे पर पीएम मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में हिस्सा लेंगे। वो जापान में भारतीय समुदाय से मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया, जापान की तर्ज पर 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के नेताओं के साथ संबंध को मजबूत करना है। चीन को यह संदेश देना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए बीजिंग को प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को विराम देना चाहिए। तो 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। क्वाड में आपको बता दें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड में शामिल हैं और ऐसे में इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि जयपुर में कांग्रेस के चिंतन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। पीएम मोदी के संबोधन के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों को सफलता का गुड़ मंत्र भी दिया। जयपुर में बीजेपी पदाधिकारियों को पीएम मोदी ने सफलता का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने बैठक में शामिल बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। कहा कि आज देश की जनता बीजेपी को बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी पार्टी के रूप और स्वरूप के विस्तार को देखकर गर्व होता है, लेकिन इसमें खुद को खपाने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। पीएम ने कहा कि देश आज बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। हम अगले 25 साल का लक्ष्य तय करेंगे। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि हमें अगर सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि इतना सारा मिल गया, अब तो बैठो, लेकिन हमें ये रास्ता मंजूर नहीं। हमारा मूल लक्ष्य भारत को ऊंचाई पर पहुंचाना है, जिसका सपना देश के आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। मैं जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कार्यकर्ताओं की ओर से जो जानकारी प्राप्त होती है वो बेहद सटीक जानकारी होती है। तो कांग्रेस के चिंतन मंथन के बाद अब बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है और बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है, जिसका संबोधन प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही इसकी शुरुआत हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर आपको बता दें कि दरअसल ये मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निर्देश दे सकते हैं कि निचली अदालत प्रतिवादी के आवेदन का निपटारा करे, तब तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहे। मामले की जटिलता को देखते हुए इसे जिला जज को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर हमारे अंतरिम आदेश को जारी रखा जाता है और डिस्ट्रिक्ट जज को मामले की सुनवाई की अनुमति दे दी जाती है तो ये सभी पक्षों के हित की रक्षा करेगा। वहीं वकील वैद्यनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की दलील का कोई मतलब नहीं, आयोग की रिपोर्ट पर न्यायालय विचार करे तो उचित होगा। जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका में सीनियर जज हैं, वो जानते हैं कि आयोग की रिपोर्ट जैसे मुद्दों को कैसे संभालना है। हम ये निर्देश नहीं देना चाहते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं मस्जिद कमेटी के वकील हुज़ैफा अहमदी ने दलील दी कि हमारे SLP आयोग की नियुक्ति के खिलाफ है। कहानी बनाने के लिए आयोग की रिपोर्ट को चुनिंदा रूप से लीक किया गया है। आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी ये स्पष्ट किया कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ये लिया है कि जिला जज को ये केस ट्रांसफर कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल रोड रेस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ये मामला 1988 का है, जिसमें सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रोड रेज मामले में पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया था, जिस पर जस्टिस AM खानविलकर की बेंच ने कहा कि सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस NV रमन्ना से अनुरोध करें। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों से समर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय देने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में 1 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस घटना में 65 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि कम सजा देने के लिए किसी भी तरह की सहानुभूति न्याय प्रणाली को आर्थिक नुकसान पहुंचाएगी और कानून के प्रभाव को लेकर जनता के विश्वास को कमजोर करेगी। सिद्धू और उनके सहयोगी रूपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरावाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच में खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय गुरनाम सिंह और 2 अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे, जिस समय यह हादसा हुआ। रोड रेस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद पटियाला कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर दिया। तो 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा हुई है। हालांकि सिद्धू की ओर से कोर्ट से 1 दिन का समय और मांगा गया था स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज किया, जिसके बाद नवजोत सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे। उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। आजम खान 27 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए। सीतापुर जेल में बंद आजम खान रिहा हो गए हैं। 20 मई की सुबह आजम खान जेल से बाहर आए। दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। शिवपाल यादव ने भी सीतापुर जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की। बड़ी बात यह भी कि कोई बड़ा सपा नेता उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन इतना जरूर कि आजम खान की रिहाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान की जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के नए मानक दिए। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों में मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। उन्होंने लिखा, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। वहीं शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि न्याय की जीत है, आजम खान की जीत है। हम लोग समाजवादी हैं, हमेशा नेताजी से सीखा है कि सुख दुख में साथ रहना है। अखिलेश यादव से नाराजगी पर शिवपाल यादव ने कहा, ये तो उन्हीं से पूछिए। शिवपाल यादव ने कहा कि वे रामपुर नहीं जाएंगे, वे लखनऊ जाएंगे। उनकी आज आजम खान से बात हो गई है। तो 27 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान, और ऐसे में अटकलों का बाजार गर्व है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ ही अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाएंगे या फिर कुछ नई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश आजम खान की ओर से की जाएगी। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल सीबीआई भ्रष्टाचार के एक मामले में लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई करीब 17 ठिकानों पर रेड कर रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम पटना में पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंची। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपने कई जानने वालों को रेलवे में नौकरी दिलाई थी। इसके बदले में उनके परिवार वालों को सस्ती दरों पर जमीन मिली थी। सीबीआई को शक है कि इस मामले में संभवतः जमीन खरीदने के बदले पैसा भी नहीं दिया गया।
सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि लालू यादव के परिजनों के खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आए। इसके अलावा दिल्ली, पटना और दानापुर समेत अनेक जगहों पर लालू यादव के परिजनों को जमीन मिली। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और बिहार के पटना और गोपालगंज में 17 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि लालू यादव इस समय दिल्ली में है। उनकी बेटी मीसा भारती भी दिल्ली में है। राबड़ी देवी अपने आवास पर है। लालू साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। तो लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, ये मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, ऐसी आशंका है, क्योंकि सीबीआई की ओर से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कई ठिकानों पर रेड की गई है। इसी बीच अब खबर कोरोना को लेकर आपको बता दें, दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2259 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश भर में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 15,044 पर पहुंच गई है। देश में कोरोना से हालात फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना लगभग 2000 नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2259 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 20 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इससे पहले 19 मई को भी लगभग 2300 कोरोना के केस सामने आए थे। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश भर में कुल एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 15,044 हो चुकी है। एक दिन पहले के मामलों से तुलना करें तो आज मामूली गिरावट देखी गई। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जहां अचानक कोरोना मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए, वहीं अब रोजाना 2000 के करीब नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश भर में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। अब सभी लोगों को कोरोना की तीसरी यानी कि बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसे लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें बताया गया कि दूसरी डोज लगाने के 9 महीने बाद आप कोरोना की बूस्टर डोज ले सकते हैं। हालांकि दूसरी और तीसरी डोज के बीच के गैप को कम करने की बात कही जा रही है। फिलहाल सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही चिंता एक बार फिर से देशवासियों की बढ़ रही है। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित गढ़ी मांडू गांव फॉरेस्ट सिटी में एक गौरैया ग्राम नाम से एक गांव बसाया गया है। यह अनोखी पहल दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की गई है। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित गढ़ी मांडू गांव फॉरेस्ट सिटी में एक गौरैया ग्राम नाम से गांव बसाया गया है। आपको बता दें, जैसे गौरैया जाति विलुप्त होती जा रही है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार का एक सराहनीय कदम ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस गौरैया गांव को बसाने का मकसद गौरैया की रक्षा और सुरक्षा करना है। इस गौरैया गांव में गौरैयाओं के लिए पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी लकड़ी के घर बनाए गए हैं, जिसमें वो बारिश के समय में रह सकते हैं और अपना जीवन आसानी के साथ जी सकते हैं। इस मौके पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि गौरैया के लिए एक किचन की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें उनके लिए खाने के लिए उनके मनपसंद का खाना भी बनाया जाएगा। गौरैया ग्राम गढ़ी मांडू में स्थापित किया गया है, जिसमें प्रयास है कि यहाँ पर गौरैया जो है वो आए और उनको इकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम मिले। इस मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि गौरैया ग्राम में घूमने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज वसूला नहीं जाएगा। वहीं यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए फ्री में पौधे वितरित किए जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। गौरैया जो कभी घरों की खिड़कियों पर आकर चहचहाती थी, वही गौरैया विलुप्त होती जा रही है। इसी का संरक्षण करने के लिए अब दिल्ली सरकार की ओर से यह अनोखी पहल है, सराहनीय पहल है, जिसकी शुरुआत की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली और हरियाणा में पानी विवाद के बीच अब हरियाणा पंजाब का एसवाल का मुद्दा भी आ गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब अगर एसवाल का पानी हरियाणा को दे तो दिल्ली को ज्यादा पानी दिया जा सकता है। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी के विवाद को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। दिल्ली के तमाम मंत्रियों की तरफ से हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रखा है और जिस वजह से राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या हो रही है। वहीं हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जितना पानी दिल्ली को दिया जाना था वो दिया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर दिल्ली और पंजाब सरकार मिलकर एसवाईएल का मुद्दा सुलझा देती है तो हम और ज्यादा पानी दे सकते हैं। एसवाईएल की नहर बन जाए, आसी बुटाना को चालू करवा दें, मैं वादा करता हूं कि और भी पानी हमको देना पड़ेगा तो उनकी डिमांड पर पानी हम दे देंगे। कुल मिलाकर दिल्ली और हरियाणा के बीच जो बयानबाजी चल रही है, अब उसमें पंजाब भी बीच में आ गया है और एसवाईएल का मुद्दा भी एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि पंजाब या दिल्ली की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर आता है। यमुनानगर पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखें।
यमुनानगर की आर्थिक अपराध शाखा को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया जो खुद को शिवसेना की वर्कर बताती थी और भोले भाले लोगों को सरकारी ग्रांट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलती थी। आरोपी महिला काफी लंबे समय से फरार चल रही थी और पुलिस को इसकी तलाश थी, क्योंकि गरीब लोगों को लाडली स्कीम के तहत फॉर्म भरवाने, विधवा पेंशन, मकान के लोन दिलवाने, नौकरी लगवाने के नाम पर अब तक 15 से 20 लोगों को ठग चुकी थी। मामले की जांच कर रहे इंचार्ज सोमवती की माने तो प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क में अभी 8 से 10 लोगों के सामने आने की बात की जा रही है, जिसमें फाइनेंसर, दुकानदार, कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इस आरोपी महिला ने यमुनानगर में कार्यालय भी खोला है। हमारे पास कंप्लेंट आई थी, रेणु कादियान है, इलाहाबाद प्रताप नगर की रेणु है। उसके खिलाफ ये चार्ज थे कि उसने नौकरी लगवाने के नाम पे पैसे दिए। तो इसमें पहले हमारी प्राथमिक जांच। तो नौकरी लगवाने के नाम पर महिला ठगी करती थी और ऐसे में इस ठगी करने वाली महिला को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर अब भिवानी से आपको बता दें। दरअसल भिवानी में रोहतक सीएम फ्लाइंग ने एक गोदाम पर रेड कर बड़ा खुलासा किया है। गोदाम में रखे हजारों बीज के पैकेट पर एक्सपायरी डेट मिटाकर नई डेट डाली जा रही थी। भिवानी में रोहतक सीएम फ्लाइंग टीम ने कृषि विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक गोदाम पर रेड कर बड़ा खुलासा किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गोदाम में जो कुछ देखा वो हैरान कर देने वाला था। यहाँ पर हजारों पैकेट बाजरे के बीज के थे जो सभी एक्सपायरी डेट के थे। इन सभी पर यहाँ थिनर से एक्सपायरी डेट को मिटाया जा रहा था। मुख्यमंत्री दस्ता, कृषि विभाग, स्थानीय पुलिस द्वारा एक तिराना मोड़ के पास एक गोदाम था, उसको चेक किया गया। वहीं कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सुरेंद्र पवार ने बताया कि बाजरे के बीज को पैकिंग के बाद 9 महीने तक बिजाई में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 साल पहले पैक किए 4060 पैकेट की डेट मिटाकर मई 2022 की जा रही थी, जो कानूनन जुर्म है। उसमें 2021 की जो डेट थी, मई 2021। सीएम फ्लाइंग की ये रेड कई मायने में अहम है, क्योंकि किसान को न केवल ऐसे नकली बीज खरीद में लूटा जाता है, बल्कि ऐसे बीज की बिजाई के बाद किसान की महीनों की मेहनत और हजारों रुपए पैदावार पर खर्च करने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम इन दिनों बेहद एक्टिव है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रेड कर ठगी करने वालों पर नकेल कसने का काम सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से किया जा रहा है। खबर अब एक और ठगी का मामला आपको बता दें। दरअसल विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंबाला पुलिस ने कैथल से ऐसे ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगते थे। अंबाला में विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने कैथल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। इस मामले में अभी तक पुलिस के पास 10 से ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी है। इसमें लाखों रुपए हड़पने के आरोप लगाए गए। जगाधरी गेट पड़ता है मेरे क्षेत्र में कि वहाँ पर कोई धर्मवीर वगैरह है और कहीं है 8-10 लोग हैं जो ये विदेश भेजते हैं। जो हमने कैथल गए उस सरकार के जाँच में, तो वहाँ हमें संदिग्ध हालात लगे तो हम 2 आदमियों को लेके आए, तो हमने फिर मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा दर्ज करके हमने 2 आदमियों को अरेस्ट कर लिया। तो आज कोर्ट में पेश किया गया सर? क्या पेश कर दिया उनको? 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, तो अभी हमें इसमें रिकवरी वगैरह करनी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि गिरोह फेसबुक पर लोगों से संपर्क करता था और पैसे लेकर नकली वीजा देता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। तो विदेश भेजने के नाम पर अक्सर ठगी के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन ऐसे ही ठगों पर नकेल कसने का काम भी लगातार जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी जैसे खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा ही रहे हैं, लेकिन अब शूटिंग जैसे खेल में भी यहाँ के खिलाड़ियों का रुझान बढ़ रहा है। हाल ही में शूटिंग की राष्ट्रीय टीम के लिए भोपाल में चयन किया गया है, जिसमें टॉप 8 में रोहतक के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। खेलों में हरियाणा का नाम पूरे देश में नंबर 1 पर है। बात चाहे कुश्ती की हो, बॉक्सिंग की हो, कबड्डी की हो, हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ी अपना लोहा मनवा चुके हैं और अब शूटिंग में भी हरियाणा के खिलाड़ी नाम कमाने की ओर अग्रसर हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहतक के 3 खिलाड़ी शूटिंग की राष्ट्रीय टीम में सिलेक्ट हुए हैं। चयनित टीम के टॉप 8 में से 3 खिलाड़ी रोहतक के हैं। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल गेम के लिए अक्षर और अक्षित, और जबकि 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल गेम में योगेश नरवाल का चयन हुआ है। तीनों ही खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करना है।
खिलाड़ियों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय स्तर की टीम के चयन में देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तीनों ही खिलाड़ियों का देश के टॉप 8 खिलाड़ियों में चयन होना गर्व की बात है। शूटिंग का खेल अनुशासित और तकनीकी गेम है। अब इस खेल में हरियाणा के देहात से जुड़े बच्चे भी पकड़ बनाने लगे हैं। तो हरियाणा के खिलाड़ी खेलों में नंबर 1 हैं और ऐसे में हर एक खेल में हरियाणा के खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। खबर अब यमुनानगर से। यमुनानगर के कल्हापुर गांव में 2 भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान जमीनी विवाद में थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को गोलियां भी मार दी गई, तो वहीं आरोपी ने अपने भाई को भी गोली मारकर घायल कर दिया। यमुनानगर के थाना छप्पर क्षेत्र के गांव कलापुर में थाना प्रभारी जगदीश और पंचतीर्थ चौकी इंचार्ज रामकुमार पर गोली चला दी गई। वो 2 भाई परविंदर और हरजिंदर की वे जमीन को लेकर हुए झगड़े की सूचना पर गांव पहुंचे। इस दौरान परविंदर अपने भाई पर गोली चलाने लगा, तभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज ने उसका हाथ पकड़ लिया और पिस्टल नीचे कर दी। इतने में आरोपित ने गोली चला दी, तो गोली थाना प्रभारी के घुटने और पैर पर लगी, जबकि एक गोली चौकी इंचार्ज के पैर में लगी। दोनों को गाभा अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस दौरान एक गोली का छर्रा आरोपी के भाई को लग गया। जो मुलजिम है उसने फायर किया उनके ऊपर, जिसमें वो दोनों चोटिल। इसी दौरान पुलिस ने बाकी कर्मचारियों ने आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल पूछा और डॉक्टर को जल्दी इलाज के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी और भी कई लोगों को फायर कर घायल कर सकता था, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करके उसे काबू करने की कोशिश की। 2 भाइयों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों के बीच फायरिंग तक हुई। एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मारकर घायल कर दिया, तो वहीं इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। खबर अब फतेहाबाद से। आपको बता दें, दरअसल फतेहाबाद में नहर में मिले युवक के शव के मामले में परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और इंसाफ की मांग की गई। फतेहाबाद में नहर में मिली 15 वर्षीय पिज्जा डिलीवरी बॉय की शव के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया। बच्चे पानी पिला रहे सी, उत्थे लड़ाई हो रही सी ते उन्होंने जी भज लिया, डरदे भज लिया जी। बच्चा है सिर्फ 15 साल का जी। तुसीं मीडिया ते देख रही हो, फोटो चल रही ने जी। इन्होंने की करिया जी, वो बच्चा इन्होंने मिल गया जी, वो बच्चे घेर लिया जी, इन्होंने मारता जी। अज सानू कहते जी पुलिस वाले साडे कोई मगर नहीं लगे जी, पत्रकारां नाल भी लड़े ने जी। वो कहते भी इत्थे नाली बच्चा नहीं है, पुलिस वाले कहते नहीं चक्के साडे जेडे हैगे ने जी बंदे घरों बाहर ने जी, उन्होंने कड़ी तो सजा मिलनी चाहिए जी। जिवें साडा बच्चा आंदा हर एक नूं मार के कपा दिया करनगे जी। आपको बता दें कि गोताखोरों की मदद से पुलिस ने नहर से शव को बाहर निकाला था। मामले में रतिया शहर थाना प्रभारी का कहना है कि 14 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।